संग है नाम है वो मांगे अरे हाँ। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने विदेशी पूंजी को लेकर फिर से साहस दिखाया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी पूंजी को न्योता देते हुए उनके लिए भारत में काम आसान बनाने के फैसले हुए हैं। खुदरा बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने के साथ जो शर्तें लगाई गई थी, उसमें से अधिकांश अब हटा ली गई है। 10 लाख की आबादी वाले शहर की शर्त भी हट गई है। दुनिया की नंबर 1 बहुराष्ट्रीय खुदरा कंपनी वॉलमार्ट को भारत अब आ जाना चाहिए। रिफाइनरी, दूर संचार के क्षेत्र की कंपनियों में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा भी बढ़ा दी गई है। विनिवेश के अलग फैसले हुए हैं। इनके अलावा वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ढेरों नए संकेत दिए हैं। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने 1 साल पूरा कर लिया है। 1 साल में उनके ढेरों फैसले हैं। सवाल है, इस सबसे अर्थव्यवस्था का क्या कुछ बना है और क्या संभावना है? कैबिनेट के फैसले हो या मंत्रियों की पहल, सब में फोकस आर्थिकी को पटरी पर लौटाना है, गिरते रुपए को थामना है, पूंजी निवेश बढ़वाना है। पिछले 1 साल में चिदम्बरम और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने निवेश बढ़वाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन नतीजे ढाक के 3 पात वाले रहे। न देसी निवेशकों का भरोसा बन रहा है और न विदेशियों का। देसी पूंजीपति भी बाहर प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं, वहीं विदेशी कारोबारी भारत में घोषित प्रोजेक्ट छोड़ रहे हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। मरकज की यूपीए हुकूमत और कांग्रेस पार्टी के बीच क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जम्मू कश्मीर में हिंद पाक सरहद पर 5 हिंदुस्तानी जवानों के मारे जाने के वाक़े पर जिस तरह हुकूमत और कांग्रेस पार्टी का रद्द अमल रहा है, उसे देखकर बरसर इक़्तिदार और अपोजिशन दोनों की जानिब से ये सवाल पूछा जा रहा है। हुकूमत की जानिब से एक एंटनी ने पार्लियामेंट में बयान दे दिया था कि पाकिस्तानी फ़ौज की वर्दी में इंतहा पसंदों ने हिंदुस्तानी फ़ौजियों पर हमला किया। 2 दिन उनके इस बयान पर हंगामा होता रहा और तब वो अपने इस बयान से पीछे हटे और आज पार्लियामेंट में कहा कि हिंदुस्तानी सरहद पर हुआ हमला पाकिस्तानी फ़ौज ने किया था। बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर, वजारत ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर से सलाह मशवरा करके उन्होंने अपना पहला बयान दिया था, क्योंकि वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और कौमी सलामती के मुशीर शिवशंकर मेनन दोनों पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने और अगले महीने न्यूयॉर्क में नवाज शरीफ से मुलाकात के हक में हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने सख्त कार्रवाई करने का बयान दिया था। कांग्रेस जराये के मुताबिक पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को भुनाने का मौका बीजेपी को मिल जाए, इसलिए उसका रद्द अमल बहुत मोहतात था। कांग्रेस के कई लीचान का कहना है कि ये इंतखाबी साल है और इसमें मनमोहन सिंह की निजी ख्वाहिशात पर कौमी सलामती को इंतखाबी इशू नहीं बनने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मुअत्तल IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर कितनी रिपोर्ट रियासती हुकूमत के पास भेजी गई हैं? अगर सरकारी ज़राए की माने तो 4 रिपोर्ट रियासती हुकूमत को मौसूल हुई हैं। इनमें से एक रिपोर्ट दुर्गा शक्ति के खिलाफ है और 3 रिपोर्ट एक जैसी हैं, जिनमें कहा गया है कि बतौर SDM दुर्गा शक्ति कादरपुर गांव में मस्जिद की दीवार गिराते वक्त वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन रियासती हुकूमत ने 3 रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज कर दिया और एक रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि इस चार्जशीट पर दुर्गा का जवाब देखने के बाद उनकी मुअत्तली का फैसला वापस लिया जा सकता है। बहरहाल पहली रिपोर्ट गौतम बुद्ध नगर जिले के कलेक्टर रविकांत ने भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद की दीवार गिराए जाते वक्त दुर्गा शक्ति वहां पर मौजूद नहीं थी। बाद में बिल्कुल यही रिपोर्ट लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने रवाना की। तीसरी रिपोर्ट मेरठ जोन के कमिश्नर ने भेजी, जिसमें दुर्गा शक्ति पर उंगलियां उठाई गई थी और इसी बुनियाद पर रियासती हुकूमत ने उन्हें चार्जशीट जारी की। चौथी रिपोर्ट इलाके के तहसीलदार ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि दीवार गिराए जाते वक्त SDM वहां पर मौजूद नहीं थी।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव ने एक कहानी सुनाई है। उन्होंने आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को गौतम बुद्ध नगर की पोस्टिंग देने पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि उनके शौहर की सिफारिश पर उन्होंने ये पोस्टिंग दी थी। इस तरह वजीर आला ने यह बताया कि दुर्गा शक्ति की बतौर एसडीएम जो तैनाती हुई थी वो उनकी किसी काबिलियत की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उनके आईएएस शौहर की सिफारिश पर हुई थी। अखिलेश की इस कहानी से एक दिन पहले उनकी मौजूदगी में उनके वजीर सेहत अहमद हसन ने कहा कि उनके पास दुर्गा शक्ति और उनके खानदान की पोल खोलने वाली बहुत सी बातें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा होगा कि मीडिया खामोश हो जाए, नहीं तो वो पोल खोलेंगे तो मीडिया को अफसोस होगा कि उसने क्यों दुर्गा शक्ति की तरफदारी की। हैरानी है कि हुकूमत के पास अपने किसी अफसर के खिलाफ कुछ दस्तावेज हैं और न उनका खुलासा किया जा रहा है और न उन पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही एक कहानी इलाके के रुकने असेंबली और यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी को लेकर है, जिन्होंने मस्जिद बनाने के लिए 51,000 रुपए का चंदा दिया, साजिश रचकर दुर्गा शक्ति नागपाल को उलझाया और वजीर आला अखिलेश यादव को गलत इत्तलात फराहम कर अफसर को मुअत्तल करवाया। बताया जा रहा है कि इसके लिए अखिलेश अपने रुकने असेंबली से नाराज है। एक कहानी ये भी सामने आई है कि कांग्रेस के एक रहनुमा विदित चौधरी ने सबसे पहले दुर्गा शक्ति की शिकायत की थी। हालांकि अब कांग्रेस उन्हें सलाम कर रही है। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी मीडिया और मुल्क भर में हुए एहतजाज के आगे बिलाखिर मरकजी हुकूमत झुक गई। वजीर दिफा एंटनी ने पार्लियामेंट में आज दूसरा बयान दिया। उन्होंने मंगल को दिए गए अपने बयान को एक तरह से मुस्तरद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होकर 5 हिंदुस्तानी फौजियों का कत्ल करने के मामले में बराह रास्त तौर पर पाकिस्तानी फौज शामिल है। एंटनी ने कहा कि इस तरह के वाकयात को बिना पाकिस्तानी फौज के शामिल हुए अंजाम नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने पार्लियामेंट में दिए गए अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की स्पेशलिस्ट आर्मी ने इस हमले को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि उनका पिछला बयान उस वक्त दस्तयाब इत्तलात की बुनियाद पर था। अब फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह हालात का मुआयना करके आए हैं। गौरतलब है कि एंटनी के बयान से ठीक पहले फौजी सरबराह ने उनसे मुलाकात की थी। एंटनी ने पाकिस्तान को सख्त पैगाम देते हुए ये भी कहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित को पुख्ता मानकर उसे हल्के में न ले। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा सुषमा स्वराज ने वजीर दिफा एंटनी के बयान का इस्तकबाल किया है। एंटनी के बयान खत्म करते ही उन्होंने खड़े होकर कहा कि उनकी पार्टी फौजियों के कत्ल पर सियासत नहीं कर रही थी, बल्कि वजीर दिफा के पहले बयान के तौर पर हुकूमत ने जो भी गलती की थी उसकी इस्लाह की कोशिश की जा रही थी। सुषमा ने कहा कि अब हुकूमत ने मान लिया है कि हिंदुस्तानी फौजियों के कत्ल में पाकिस्तान का हाथ था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ध्यान में रखे कि पहले बयान में एंटनी ने जो गलती की थी वैसी गलती आगे न दोहराई जाए। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राज्यसभा में हंगामा करके कार्रवाई में रोकना अंदाजी करने वाले अरकान पार्लियामेंट की फेहरिस्त में बीजेपी के 20 मेंबरान पार्लियामेंट का नाम होने पर भड़की बीजेपी ने कहा है कि इस फेहरिस्त में कांग्रेस के किसी भी रुकने पार्लियामेंट का नाम क्यों नहीं है या हुकूमत की हिमायत कर रही पार्टियों में से किसी का नाम क्यों नहीं शामिल है। तरफदारी और जानिबदारी का इल्जाम लगाकर बीजेपी अरकान ने 2 बार ऐवान से वॉकआउट किया। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अरुण जेटली ने कहा कि इसी ऐवान में कांग्रेस के एक रुकने पार्लियामेंट ने अपनी हलीफ पार्टी के एक रुकने पार्लियामेंट की जानिब मारपीट के इरादे से आगे बढ़े थे, लेकिन उन दोनों का नाम फेहरिस्त में नहीं है। तेलंगाना को लेकर आंध्र प्रदेश के कांग्रेस अरकान ने हंगामा किया, लेकिन उनका भी नाम इस फेहरिस्त में शामिल नहीं है। अदालत उस्मा ने बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती को बड़ी राहत दी है। अदालत ने गुज़िश्ता साल जुलाई में दिए गए अपने फैसले के तज्जिए के लिए दायर की गई अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ताज कॉरिडोर घोटाले के मामले में मायावती की जांच नहीं हो सकती है। गुज़िश्ता साल जुलाई में अदालत उस्मा ने कहा था कि सीबीआई ने अपने हुदूद से आगे जाकर साबिक वजीर आला मायावती के खिलाफ ताज कॉरिडोर केस में जांच की है। बाद में सीबीआई ने फैसले को वाज़ेह करते हुए कहा कि सीबीआई मायावती के खिलाफ दूसरे मामलात और आमदनी से जायद असासे के मामले की जांच कर सकती है। अदालत उस्मा के जुलाई के फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसे अदालत ने आज मुस्तरद कर दिया। 2002 के ताज कॉरिडोर मामले में 117 करोड़ के घोटाले के इल्जामात लगे थे। उत्तर प्रदेश की आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के मुअत्तली के खिलाफ दायर की गई मफाद आम्मा से मुताल्लिक अर्जी पर पीर को अदालत उस्मा में समाअत की जाएगी। अदालत उस्मा के सीनियर वकील ML शर्मा ने गुज़िश्ता दिनों ये अर्जी दाखिल की थी।
उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि नौजवान IAS अफसर को मुबैना तौर पर एक मस्जिद की दीवार गिराने के इल्जाम में मुअत्तल किया जाना अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। इस अर्जी में दुर्गा शक्ति की मुअत्तली फौरन मंसूख किए जाने का भी मुतालबा किया गया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वह घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। कांग्रेस पार्टी के लीड जान ने एक बार फिर जल्द इलेक्शन की बहस करवाई है। उनका मानना है कि हुकूमत ने खुराक तहफ्फुज बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया है और इसी इजलास में इसे पास करा लिया जाएगा। उसके बाद हुकूमत को इसके अमल तक इंतजार नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि इस पर अमल दरामद में बहुत वक्त लग सकता है। फायदा हासिल करने वालों की शनाख्त करने से लेकर अनाज की खरीद और डिलीवरी के सिस्टम तक बहुत काम करना है। इसमें 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। उसके बाद इंतखाबात में जाने से बेहतर है कि अभी इसे पास कराने के बाद ही हुकूमत इलेक्शन में चली जाए। जल्द इंतखाबात चाहने वाले लीचान ने दूसरा सबब यह बताया है कि इस वक्त बीजेपी में नरेंद्र मोदी के नाम पर तकसीम है, क़यादत को लेकर एक राय नहीं है। ऐसे में अभी इलेक्शन हो तो बीजेपी मुत्तहिद होकर नहीं लड़ सकेगी। कांग्रेस पार्टी और यूपीए हुकूमत के पार्लिमानी मैनेजर इस उम्मीद में थे कि खुराक तहफ्फुज बिल आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन बिल पेश करने के ठीक पहले अचानक जम्मू कश्मीर में 5 हिंदुस्तानी फौजियों के मारे जाने की खबर सामने आ गई और इस वजह से पार्लियामेंट में कामकाज मुतासिर हो गया। अब अगले ही हफ्ते इस पर बहस की उम्मीद है, लेकिन मुश्किल यह है कि हुकूमत को बाहर से हिमायत दे रही समाजवादी पार्टी ने 4 तरमीमात पेश की हैं। मुल्क की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी CPM ने 50 तरमीमात पेश की हैं। अन्ना DMK और तृणमूल कांग्रेस ने बिल के मौजूदा खाके की मुखालफत की है। भारतीय जनता पार्टी भी बिल में तरमीम चाहती है। ऐसे में हुकूमत को कुछ तरमीमात करनी पड़ सकती हैं। हुकूमत को ये कोशिश करनी होगी कि कोई पार्टी वोटिंग का मुतालबा न करे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री P चिदम्बरम दोनों का पूरा फोकस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटा लाने का है। जो संभव हो सक रहा है ये कर रहे हैं। दिक्कत राजनीतिक माहौल और सरकार की दुर्दशा से है। लोगों में यह भरोसा नहीं बन रहा है कि भारत में अर्थव्यवस्था सरपट भागने लगेगी। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में अचानक रुकावट आ गई है। हुकूमत और अपोजिशन में कई चीजों पर इत्तफाक राय हो चुका था, लेकिन इजलास शुरू होने के अगले दिन जम्मू कश्मीर में हिंद पाक सरहद पर पाकिस्तानी फौज ने हमला कर 5 हिंदुस्तानी जवानों को हलाक कर दिया। इसके बाद से पार्लियामेंट में तनाज़ा चल रहा है। इस तनाज़े में तमाम मुकन्नना से मुताल्लिक कामकाज ठप पड़े हुए हैं और साथ ही हुकूमत का इक़्तिसादी इस्लाहात का एजेंडा भी खटाई में पड़ गया है। इस इजलास से पहले हुकूमत ने मुल्क की मईशत को पटरी पर लाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं,
लेकिन अगर पार्लियामेंट में पेंशन और बीमा बिल पास नहीं होता है तो हुकूमत को मुश्किलात होंगी। बहरहाल ये एक हकीकत है कि वजीर आजम मनमोहन सिंह, वजीर खजाना पी चिदम्बरम, वजीर कॉमर्स आनंद शर्मा, मनसूबाबंदी कमीशन के डिप्टी चेयरमैन मुंटेक सिंह अहलुवालिया वगैरह बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत रंग नहीं ला पा रही है। वजीर आजम, वजीर खजाना और वजीर तिजारत की कोशिशों से जितना सरमाया आने का भरोसा मिला है, उससे ज्यादा सरमाया हिंदुस्तान से बाहर जा चुका है। आर्सेलर मित्तल और पॉस्को ने ओडिशा और कर्नाटक से अपने अपने प्रोजेक्ट हटा लिए हैं, जिससे 80,000 करोड़ रुपए का सरमाया वापस गया। जिस तरह ओडिशा में 10 पाली सभाओं की मीटिंग में न्यामगिरी पहाड़ पर वेदांता को कानकुनी से रोकने का फैसला हुआ है, उससे तय है कि 50,000 करोड़ रुपए का बॉक्साइट की फैक्ट्री लगाने का वेदांता का सरमाया भी वापस चला जाएगा। हुकूमत ने कई हलकों में बहुत हम आहंगी दिखाई है। खुर्दा कारोबार में रास्त गैर मुल्की सरमाया लाने का गुज़िश्ता साल के आखिर में हुकूमत ने फैसला किया था और 9 महीने में ही हुकूमत ने उसे तब्दील कर दिया है। FDI लाने की कई शराइत को तब्दील कर दिया गया है और कई शर्तों में नरमी दी गई है। अमेरिका की सबसे बड़ी खुर्दा कारोबार की चेन वॉलमार्ट के हिंदुस्तान में आने का रास्ता आसान कर दिया गया है। दूसरे हलकों में सरमायाकारों को लुभाने के लिए भी चिदम्बरम ने सिंगापुर से लेकर अमेरिका, कनाडा तक का सफर किया है, लेकिन गैर मुल्की सरमायाकार आने के बजाय गैर मुल्की सरमाया भी हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। दरअसल हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को कई बातों का भरोसा नहीं दिला पा रही है। 2008 में जब दुनिया में इख्तिसादी बहरान आया था तो दुनिया भर के सरमायाकारों ने हिंदुस्तान की इस बात पर भरोसा जाहिर किया था कि हिंदुस्तान की मईशत की बुनियाद मजबूत है, लेकिन 5 साल बाद हिंदुस्तान ये भरोसा नहीं दिला पा रहा है, जबकि उसने पेट्रोल, डीजल से लेकर गैस और कोयला वगैरह की कीमतों को खुले बाजार के हवाले कर दिया है। बुनियादी ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सरमाए का फैसला किया है। रिजर्व बैंक में ज्यादा इस्लाहात करने वाले गवर्नर बैठाने का फैसला किया है। फिर भी आराजी और मेहनत और मजदूरी के हल्के में इस्लाहात को लेकर फिक्रमंदी है। कानकुनी माहौलियात और जंगलात की वजारत की पॉलिसियों की फिक्र है। वजीर आजम ने सरमायाकारी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई है, लेकिन कई महीनों के बाद भी उसके पास कोई मामला नहीं आया है। दरअसल हिंदुस्तान को लेकर ये पैगाम है कि यहाँ जमीन मिलना मुश्किल है, कानकुनी की मंजूरी नामुमकिन जैसी है और मेहनत और मजदूरी से जुड़ा कानून कंपनियों के लिए मुश्किलात पैदा करने वाला है। मईशत की बुनियाद मजबूत नहीं है और हुकूमत का खसारा पड़ रहा है, इसलिए सरमायाकारों में भरोसा नहीं बन पा रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नए आर्थिक फैसलों पर चर्चा करेंगे। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे
सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। आज हम बात करेंगे आधी दुनिया की। हिंदुस्तान के ख्वातीन हैं, उनके मसाइल जो है जो दूसरे ख्वातीन हैं, क्या उनसे अलग हैं? इस्लाम में भी दो तरह की तालीम, दीनी तालीम है तो साथ में असली तालीम भी है। कई बार मजहब के नाम पर बंदिशें लगाई जाती हैं। मजहब को और आइन को दोनों को इंटरप्रेट करने का, उसकी तशरीह करने का हुकूक भी मर्दों के ही पास है। मैं ये कहूँगी कि अगर हमारी बहनें खुद कुरान को पढ़ें और खुद हदीस को पढ़ें और अगर वो समझने की कोशिश करें तो उन्हें खुद ये पता चलेगा कि हमारी सहाबियात कितनी एम्पावर्ड थी। मुस्लिम खवातीन और उनके मसाइल देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चुनाव पास है, कांग्रेस और भाजपा में आर्थिक मुद्दों पर एक राय नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों और खिचड़ी कमजोर सरकार की आशंकाएं बनी हुई है। ऐसे में बड़ी विदेशी कंपनियां आकर भारत में पैसा लगाए, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन रुपए और दुनिया में इमेज के खातिर सरकार को कोशिश करती रहनी चाहिए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित गोयल है। अमित जी, केंद्र सरकार ने विदेशी पूंजी निवेश के लिए तमाम दरवाजे खिड़की सब खोल दिए हैं। खुदरा व्यापार कारोबार में जो पहले की शर्तें लगाई थी वो भी सब लगभग हट गई है। तमाम कोशिश हो रही है कि किसी तरह डॉलर आ जाए, हर तरह से कोशिश हो रही है। क्या लगता है इससे माहौल कुछ सकारात्मक बन रहा है, कुछ सुधर रहा है? क्या आखिर इस सब का असर होता हुआ लगता है? देखिए, असर तो इनके पास अब इस वक्त कोई विकल्प नहीं है जी। इनको डॉलर चाहिए जी। अब डॉलर किसी भी, जब तक ये खोलेंगे नहीं डॉलर आएगा नहीं जी। तो डॉलर अब इन्होंने खोला है जी। अब विकल्प नहीं है इसलिए खोला है जी। और इसमें अब पैसा आना चाहिए जी। कितनी जल्दी आएगा, कितनी स्पीड से आएगा, क्योंकि सिर्फ खोलने से तो काम बनता नहीं है जी। इसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है, 10 चीजें और हैं जी। ये सब खोलने से, सिर्फ खोलने से नहीं बनता है, लेकिन एक शुरुआत है जी। और इनके पास, इनको हो गई शुरुआत नहीं, लेकिन इस शुरुआत में अभी जो जितने फैसले हुए, क्या ये नहीं लगता कि चिदम्बरम 1 साल पहले जब वित्त मंत्री बने तभी ये कर लेते तो कुछ बहुत होती थी? ये धीरे धीरे करके कि रुपया गिर रहा है तो रुपए की चिंता में अब ज्यादा फैसले हो रहे हैं, जबकि पहले भी हो सकते थे ये सब। देखिए, मैं इसमें सरकार का फेलियर मानता हूँ जी। मैं इसलिए मानता हूँ, जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि ये 1 साल पहले होना चाहिए था जी। जो इनका विजन है जी। जो ये कहते हैं कि आप फोरसाइट आपकी होनी चाहिए कि रुपया हमारा कहाँ जा सकता है, हम कहाँ खड़े हैं, तो उस हिसाब से प्रिवेंटिव मेजर्स जिसे कहते हैं वो आने चाहिए थे 1 साल पहले जी। अब रुपया आपका इतना जल्दी गिर गया। रुपया गिरना इतनी खराब बात नहीं है, जितना जल्दी वो गिरा है वो इतना खराब बात हो गई है कि ये धीरे धीरे गिरता और इकोनॉमी इसको एब्जॉर्ब कर लेती। लेकिन इन्होंने 1 साल लगा दिया इन फैसलों को करते करते उससे नहीं, तो उस नाते ये नहीं लगता है कि जो पी चिदम्बरम ने 1 साल पूरे होने पर अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जून जुलाई में जिस तेजी से मई के बाद रुपया गिरा, उससे ये सब बहुत हड़बड़ा है, वो बहुत अप्रत्याशित था, उसकी चिंता में अब सारे काम हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा गिर सकता रुपया, ये अंदाज सरकार को नहीं था और ये सबसे बड़ी फेलियर नहीं थी या ये मजबूरी थी? कोई सरकार ऐसा मालूम नहीं कर सकती थी? आपका क्या मानना? नहीं, आप देखिए, आपको किसी बीमारी है और आप उसकी तरफ देखने ही नहीं चाहते, उसका इलाज ही नहीं करना चाहते, और वो बीमारी जो खांसी जुकाम है वो बढ़कर बहुत बड़ा निमोनिया हो जाए और फिर आप हॉस्पिटल में जाएं सीधा, तो ये तो वो वाली बात हो गई। सरकार को सब मालूम था रुपया इनका गिरना है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, 280 बिलियन डॉलर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 2009 में जब यूपीए 2 आया, और आज के दिन में 280 बिलियन डॉलर है, वो बढ़ा ही नहीं है। जबकि कीमतें क्रूड ऑयल की बढ़ी हैं, मतलब आयात महंगा हो रहा है, बहुत आयात महंगा हो रहा है, आपका एक्सपोर्ट गिरा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जरा प्रॉब्लम में है, तो आपको मालूम था रुपए में प्रेशर आना ही आना है जी। नहीं, तो उस नाते अब जो फैसले हुए हैं उससे क्या बाहर की देशों के, या मतलब जो जिस तरह की है कि भाई एनआरआई के लिए बॉन्ड है या तमाम सोवरेन, उन जरियों से जो सोचा जा रहा है,
क्या सचमुच में भरोसा लौट के पैसा इन्वेस्ट होके भारत में वापस डॉलर आना शुरू होगा, या अभी चुनावी माहौल के चलते ये सब कुछ नहीं होना? देखिए, चुनावी माहौल करके पॉलिसी आपकी क्लियर होनी चाहिए, बीच में चुनाव हो या ना हो, जिसने कंटिन्यूटी रहे और वो कंटिन्यूटी रहे, सिर्फ आने के लिए नहीं, टैक्स में भी। पिछले आपको अगर ध्यान हो, एक बजट आया था जिसमें इन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स कर दिया था, वोडाफोन पर टैक्स लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन जीत, मतलब उसके बाद माहौल बन गया था कि सरकार की टैक्स पॉलिसी भी जो है वो नहीं है। मतलब सरकार के खुद के कर्म ऐसे थे जिससे पूरा माहौल बिगड़ा, विश्वास टूटा। हाँ जी, एक कारण वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। कारण और भी हैं, सिर्फ एक कारण से नहीं होता है, लेकिन वो भी एक कारण सरकार ने इस चीज को उस माहौल में वो अवॉइड कर सकते हैं। तो अब जो फैसले हो रहे हैं या जो कुछ है उस पे लगता है कि राजनीतिक सर्वानुमति, क्योंकि बीजेपी ने भी इन पर कोई अब आपत्ति नहीं की है, बीजेपी या विपक्ष भी एक तरह से संकट को गंभीरता से लेते हुए एक आम राय से ये फैसले होने दे रहा है। ये बिल्कुल सही है। एक साल पहले सरकार ने थोड़ी कोशिश तो की थी, तब बहुत हल्ला हुआ था, बहुत हल्ला हुआ था। बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूरी है, और बीजेपी को खासकर इसलिए समझ में आ रहा है कि जब वो अगर सरकार में आते हैं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, जिसको रिवर्स करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस वक्त उनको सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी तमाम जो है, क्योंकि अभी शेयर बाजार को लेकर भी रेटिंग एजेंसी ने कहा कि नहीं, ये वो मतलब जो रेटिंग कम की है, क्या लगता है कि विदेशी जो एजेंसियां हैं या विदेशी संस्थाएं हैं उनका भरोसा कुछ लौटेगा? देखिए, गोल्डमैन सैक्स ने अंडरवेट किया है वो इसलिए किया है क्योंकि इस वक्त हालत वाकई में खराब है। उनके पास चॉइस क्या है? आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपकी हालत खराब है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं चल रहा है, पॉलिटिकल, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन इन एजेंसियों पर इन बातों का असर नहीं होता है कि नहीं सरकार गंभीर है, सरकार फैसले कर रही है, इन बातों का असर नहीं होता है? नहीं, इसका असर इसलिए नहीं होता है क्योंकि सरकार का फैसला आना एक पहला कदम माना जाता है, लेकिन वो आखिरी कदम नहीं है। इसके बाद बाकी कदम शुरू होते हैं, और हिंदुस्तान में क्या होता है कि एक कदम आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, फिर दूसरे में चले जाते हैं। तो जब तक सारी प्रोसीजरल दिक्कतें खत्म नहीं हो जाएं तब तक मुझे नहीं, तो उस नाते ये आपको हैरानी वाली बात नहीं लगी कि एक तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, सरकार, कैबिनेट ऐसे फैसले कर रहे हैं, दूसरी तरफ पास्को ने जब वापस प्रोजेक्ट से हाथ खींचा या लक्ष्मी मित्तल ने अपने स्टील वाले प्लांट से हाथ वापस खींचा, तब उन मामलों पे सरकार क्यों नहीं सीरियस होकर उस पर क्यों नहीं रेक्टिफाई करने की कोशिश करती, या उस पर उसका क्या जवाब? इस वक्त तो लक्ष्मी मित्तल भी जानते हैं कि स्टील में पैसा लगाना जो है वो कोई नहीं, पर सरकार रोक नहीं सकती कि भाई इस तरह की लौटना, पीछे वापस हटना, ये ज्यादा नुकसानदायी होगा। वो थोड़ा सिग्नल खराब जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो बड़ा अक्लमंद होता है, उसको सारी वजह मालूम होती है कि लक्ष्मी मित्तल ने डिले की वजह से खींचा या इस वक्त सेंस नहीं बनता कि आप स्टील में इतना सारा पैसा लगाएं। तो लक्ष्मी मित्तल की अपनी हालत बहुत खराब है। ऐसे ही पास्को होगा तो इन बातों का असर नहीं होगा, रेटिंग वेटिंग या इससे माहौल नहीं बिगड़ता, मतलब इनसे असर नहीं होता, लेकिन हाँ एक जनरल आम आदमी पर जरूर असर पड़ता है कि लोग भाग रहे हैं। लेकिन जिसने पैसा लगाना है वो आम आदमी से ज्यादा अक्लमंद है। जी अमित जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना।